जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप श्रीवास्तव। दोस्तों, आज मुझे कई उक्तियां याद आ रही है, आप कह लीजिए संत वाणी, जिसमें कि एक ये है कि बजरंग बली के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं। आप भगवान के दरबार में कहा जाता है, लेकिन चूंकि इस समय कर्नाटक का चुनाव प्रचार खत्म हुआ और जिस तरह वहां 2-3 दिन हनुमान चालीसा चले हैं और मन से जय बजरंग बली जय बजरंग होता रहा, तो इसलिए इस समय हमें हमें एक ही ईश्वर नजर आ रहा है, बजरंग बली। तो देर है अंधेर नहीं है। ये चीज अगर इस समय सबसे ज्यादा अगर किसी को लग रही होगी, महसूस कर कोई कर रहा होगा, तो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो पिछले कई साल 2 सत्र से 2 बार से चीफ मिनिस्टर रहते हुए भी दिल्ली के बेचारे अपने मुख्यमंत्री का पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। वो कोई काम करना चाहते थे तो वो काम नहीं कर पाते, किसी अधिकारी को कुछ कहना चाहते थे तो अधिकारी नहीं सुनता था, किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग करना होता था तो नहीं कर पाते थे, क्योंकि राज्यपाल उपराज्यपाल दिल्ली के केंद्र सरकार के इशारे पर जो काम करते हैं वो हर काम में अड़ंगा लगा लेते थे। तो उस पर ये विवाद उत्पन्न हुआ कि अधिकार क्षेत्र को लेके फिर बेचारे हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से फैसला लेके आए। फिर फैसले हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि अधिकार का निपटारा कर दिया था, क्षेत्र का निपटारा कर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार उसके खिलाफ पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में। मामला संविधान पीठ के पास चला गया। तो संविधान पीठ का जो आज डिसीजन आया है, उसने केजरीवाल साहब को राहत दी हुए और केंद्र सरकार मोदी सरकार को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। दूसरा फैसला ऑपरेशन लोटस से रिलेटेड, ऑपरेशन लोटस से रिलेटेड इसलिए कि ये चुनी हुई सरकार को पलट के अपनी सरकार किस तरह बनाना, ये एक रणनीति जो बीजेपी की थी, जिसमें कई असंवैधानिक काम होते थे, पैसे रुपए का खेल का भी आरोप लगाया जाता था। वो एक परिपाटी बन रही थी राजनीति में, और कथित मीडिया जो हमारा है वो पीठ थपथपाता था कि आप बीजेपी की इस रणनीति, गजब की रणनीति है जो कि अनैतिक थी। गोवा में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, फिर जो पिछले साल जून में महाराष्ट्र में हुआ, वो ऑपरेशन लोटस का मामला था। उसी ऑपरेशन लोटस के सिलसिले में आज फैसला आया है, जो शिवसेना को तोड़ के महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराया गया था और बीजेपी ने वो शिवसेना के एक भाग से गठबंधन करके सरकार बना ली थी। वो मामला कोर्ट में चल रहा था, काफी दिनों से चल रहा था, और मतलब मुझे लगता है कि वो फरवरी में पहले शिंदे गुट पहुंचा था कि जो 16 सदस्यों की अयोग्यता का मामला जिससे उनकी सरकार फंसी हुई थी, उसको लेके पहुंचा था। फिर उद्धव ठाकरे ने कई याचिकाएं डाली, जिसमें राज्यपाल के रोल से लेके जो भी प्रक्रिया थी उसको चुनौती दी गई थी कि किस प्रक्रिया से हुआ। वो फैसला जो है वो भी बीजेपी उनके खिलाफ गया। कई 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 आर्डर या कई टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की ऐसी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिएगा या देश की राजनीति के सब पॉइंट ऑफ व्यू से कहिएगा तो हम शर्मनाक इसको मानेंगे, क्योंकि राज्यपाल की भूमिका को लेकर, स्पीकर की भूमिका को लेकर जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ, जो भी राजनीतिक ऑपरेशन लोटस में खेल हुआ, उसमें राज्यपाल की भूमिका को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। इस से कहा कि आपको ये नहीं करना चाहिए। स्पीकर को लेकर भी उन्होंने कहा कि आप कैसे चीफ नियुक्त कर सकते हैं, आपको क्या अधिकार है। और कई एक चीज उन्होंने नहीं की जिसको लेके उद्धव ठाकरे, मतलब उनका गुट जो है या विपक्ष थोड़ा सा वो है, वो उन्होंने उद्धव ठाकरे को रीस्टेट करने की बात नहीं की, लेकिन ये कहा कि अगर आप इस्तीफा नहीं दिए होते ट्रस्ट चोट के पहले खुद अपने से, तो हम आपको राहत दे सकते थे। मतलब ये कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट मान रहा है कि अगर ये सारी प्रक्रिया गलत थी और मैं इसे पलट सकता था अगर आपने सुओ मोटो इस्तीफा नहीं दिया होता। अगर आप विश्वास मत में हारे होते तो मैं बताता कि हाँ विश्वास मत गलत है। मतलब ये बिटवीन द लाइंस आप पढ़ सकते हैं, सीधे कहा नहीं,
तो मैं मानता कि ये सारी प्रक्रिया गलत थी, विश्वास मत भी गलत था, उस पर आपकी हार भी गलत थी। लेकिन अगर आप खुद इस्तीफा देते हैं, निश्चित तौर पर उनकी बात भी सही है, खुद इस्तीफा देते हैं, तो मैं अथॉरिटी नहीं हूं कि आपके इस्तीफा को वापस कर सकूं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने उससे कह दिया है कि बेंच, एक इशू ऐसा जिसको हायर बेंच को भेज दिया है, वो जो 16 सदस्य जिसपे पूरी चीज टिकी हुई है। हालांकि वो मामला पहले, इस सब मामले से पहले, सरकार बनने के पहले सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दिया गया था, याचिका दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अगर वो 16 सदस्यों की अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट खारिज नहीं किया होता, जिससे कि कपिल सिब्बल ने उद्धव ठाकरे के तरफ से दलील देते हुए अभिषेक सिंघवी और कपिल सिब्बल ने कई बार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के बहस में, उच्च न्यायालय के दौरान उठाया कि मिलाल गलती आपसे वही हो गई थी। क्या इसमें डिटेल में हम अपने, हमारे जो लीगल एक्सपर्ट हैं और पत्रकार भी हैं जो लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और हाई कोर्ट के लीगल इश्यू पे, उनसे हम बात करके आपको सब बताएंगे। दिल्ली में देखिए, आम, अच्छा, इस मामले में आम जनता को भी काफी रिलीफ मिली है। जिससे संवैधानिक संस्थाओं को हाशिए पर खड़ा कर दिया गया था, हर तरफ से निराशा, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे जो भी हो, जिसके बारे में लगातार बात हो रही है, सब संस्थाओं की तरफ से आदमी का, जो साधारण आदमी, जो पार्टी पॉलिटिक्स अलग है या किसी विचारधारा के भी, तो जिसका मानना है कि नहीं, आप कुछ भी हो, संवैधानिक संस्थाओं का बने रहना जरूरी है, चाहे वो बीजेपी के लोग हो, चाहे जो बीजेपी के जो समझदार लोग हैं, चाहे विपक्षी पार्टियों के समझदार लोग। बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि संवैधानिक संस्थाएं बनी रहे, उसी पर पूरा देश चल रहा है। मोदी जी तो आएंगे चले जाएंगे, अमित शाह आएंगे चले जाएंगे, राहुल गांधी आएंगे, चाहे नेहरू वहरू सब आए चले गए, लेकिन जो ट्रेडिशन, जो लॉ है, जो कानून है, जो संविधान है, वो हमारी पूंजी है। उसको बनाने में सालों लगे, संवैधानिक संस्थाएं और उनको खड़े करने में सालों लगे, उसको खत्म कर देंगे तो क्या बचेगा। तो उन लोगों को भी रिलीफ मिला है कि ये जो ऑपरेशन लोटस का जो परंपरा थी, इस पे ब्रेक लगेगा। ये जो केंद्र, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एक चीज, एक जगह ये भी कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के काम में दखल करना छोड़े। तो ये जो फेडरल स्ट्रक्चर गड़बड़ हो रहा था, यूनिटरी गवर्नमेंट की तरह गवर्नमेंट मोदी सरकार काम कर रही थी, उस पे भी एक तरह से फैसले को माने ना माने उनकी इच्छा, लेकिन संवैधानिक दबाव है, संवैधानिक मजबूरी, उनको तो मानना पड़ेगा कि आप यूनिटरी नहीं है, ये यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरल गवर्नमेंट है, रिपब्लिकन देश है ये। आप हर राज्य सरकार के काम में दखल नहीं कर सकते, उसको उन्होंने चिन्हित किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये मुझे लगता है कि ये मैंने बैकग्राउंड आपको बताई कि केजरीवाल क्यों परेशान थे। पिछले दोनों राज्यपाल, उपराज्यपाल के साथ भी ये दिक्कत थी, ये इन्होंने तो गजबी कर दिया था। वो अपने ना अधिकारी का ट्रांसफर कर सकते थे, ना पोस्टिंग कर सकते थे, न कई जो उनके अधीन, राज्य सरकार के अधीन आता है, सब्जेक्ट आते हैं, उन पर रेजोल्यूशन पास कर सकते थे, उस फाइल को रोक लेते थे उपराज्यपाल। उसके मामले में जो है उन्होंने स्पष्ट डिसीजन दे दिया है। तो आइए हम देखते हैं कि ये डिसीजन का मतलब क्या है, इसके लीगल पहलू क्या हैं, इसके पॉलिटिकल पहलू क्या हैं। तो मैं अपने जो गेस्ट हैं मिस्टर पुनीत निकोलस यादव, उनसे आपसे बात कराता हूँ। लीगल में उनके फैसले क्या हैं, ठीक है, कैटेगरी वाइज राज्यपाल पे क्या बोला, स्पीकर पे क्या बोला, जी, और 16 लोगों की जो सदस्यों का वो था, उस पे क्या बोला, जी, और क्यों वहां पे ले गए, क्या नाम है, हायर बेंच को दिया उन्होंने, जी, पहले ये फैसलों पे, फिर ये क्यों किया, ये चार, ठीक है, फिर इसके पॉलिटिकल पहलू क्या है। मैं फिर से स्टार्ट करता हूं। जी, नमस्कार पुनीत जी, जनमन की बात में आपका स्वागत है। आज जो दो फैसले सुप्रीम कोर्ट के आए, वो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की नींद उड़ा देने वाले हैं, या उनको काफी झटका लगा होगा। एक तो कल कर्नाटक का जो एग्जिट पोल आया था, खैर उसका असली रिजल्ट तो बाद में आएगा। उसके बाद आज ये दो फैसले जो लगातार हैं, तो
वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं उनके 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 लिए काफी है झटका देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो है, इसके दोनों पहलू जानना चाहता हूं। एक तो इसका जो सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र को लेके और केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र को लेके जो फैसला आया है, और दूसरा महाराष्ट्र में जो पिछले जून में सरकार बनी थी, जिसे ऑपरेशन लोटस का नाम दिया गया, जिसमें राज्यपाल की भूमिका से लेकर स्पीकर तक की भूमिका तक पर सवाल उठा था। उन सब के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसके पॉलिटिकल पहलू भी क्या होंगे, पॉलिटिकल नतीजे क्या निकले, उसके उसके ऊपर भी आपसे जानना चाहेंगे। जी प्रदीप जी, पहले जैसा हमने पहले बात करी थी कि एक लीगल जो इसमें मसले हैं या जो लीगल ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट ने ले किए हैं, क्या प्रेसिडेंट बनता है। महाराष्ट्र को आप पहले ले लेते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर सब हाँ मिक्स हाँ हो जाएगा, तो हाँ हाँ, दिल्ली और सही बात है। महाराष्ट्र मिल जाएंगे। तो महाराष्ट्र वाले मामले में देखिए, कुछ मुख्यतः जो पहलू इस जजमेंट के हैं जो जरूरी हैं अब आगे, क्योंकि ये सिलसिला जो हम देख रहे हैं सरकारें गिराने का और फ्लोर टेस्ट किस ये काफी तरह हो पहले रहा से है। है, ये चलता जा रहा है। और ये मुझे परिपाटी नहीं बन गई लगता कि थी। महाराष्ट्र में आखिरी बार हुआ होगा, और भी आगे अब देखिए कर्नाटका का नतीजा आता है तो क्या होता है। पर ये एक प्रेसिडेंट के तौर पे आगे के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट ने बेंचमार्क तय किए, तो उसमें पहली चीज तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कही है, देखिए जजमेंट करीब 140 पेज का जजमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का महाराष्ट्र वाले मामले में। अब उसमें उन्होंने पहली चीज तो ये कही है कि गवर्नर ने, जो उस वक्त के जो गवर्नर थे कोश्यारी साहब, उन्होंने जो निर्देश दिए कि फ्लोर टेस्ट हो जाए और मेजोरिटी प्रूव कर दें, तो वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर ने गलत फैसला लिया। उसके कारण उन्होंने ये बताए हैं कि गवर्नर के पास उस जब उन्होंने ये फैसला लिया कि फ्लोर टेस्ट करवाना है, तब गवर्नर के सामने ऐसे कोई भी तथ्य नहीं थे जिससे ये साबित हो कि सरकार की मेजोरिटी चलेगी। जी जो भी तथ्य सामने थे वो ये थे कि एक पार्टी के अंदरूनी मामले हैं। इस केस में शिवसेना की बात हो रही है जी कि शिवसेना के अंदर कुछ गुटबाजी है, कुछ झगड़े हैं, पर उसका ये मान लेना कि शिवसेना के अंदर क्योंकि गुटबाजी है तो सरकार की मेजोरिटी चले गई है, ये एक ओवररीच था गवर्नर के हाँ, मतलब की पार्टी तरफ से। पार्टी में मतभेद है तो वो उसको हाँ, विभाजन लेकिन नहीं माना उसका जाएगा। सरकार के ऊपर हाँ, विभाजन नहीं मानना जाएगा। जस्टिपोज कर देना गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये तो गवर्नर के रोल के ऊपर हो गया। फिर आपको ध्यान होगा कि जब ये सारा घटनाक्रम हुआ, उस वक्त महाराष्ट्र असेंबली में स्पीकर नहीं था। जो फुल फ्लेजेड स्पीकर होता है वो वो नहीं थे। नहीं था, तो डेप्यूटी स्पीकर की पोजीशन थी। हम्म। अब उसमें एक पुराना जजमेंट भी है, नबम रेबिया जजमेंट, बहुत लैंडमार्क जजमेंट माना हाँ, जाता है। 2016 का। उसमें नबम रेबिया के जजमेंट के प्रेसिडेंट्स कोट किए गए थे शिवसेना की तरफ से और बाकी पार्टीज की तरफ से भी, कि अलग अलग उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए। और बेसिकली ये था कि अगर एक एक आर्ग्यूमेंट ये था कि अगर मान लीजिए स्पीकर है भी, अगर स्पीकर की पोस्ट खाली नहीं है लेकिन स्पीकर खुद किसी शक के दायरे में है कि वो किस गुट का है, क्या उसने कॉन्फिडेंस खो दिया है हाउस का, तो क्या स्पीकर के पास फिर भी पावर है फ्लो टेस्ट करवाने का। एक तो एस्पेक्ट ये था। दूसरा ये था कि अगर स्पीकर ही नहीं है और डेप्यूटी स्पीकर, क्या डेप्यूटी स्पीकर या एक्टिंग स्पीकर के पावर्स स्पीकर जैसे ही होते हैं, क्या वो कर सकते हैं इस तरह से फ्लो टेस्ट करवाना, विप मानना ना मानना, वो सारी चीज। तो वहां भी जो एक्टिंग स्पीकर जो थे, जो डेप्यूटी स्पीकर थे, उनकी जो भूमिका है उसको सुप्रीम कोर्ट ने वहां भी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये भी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम किए गए हैं। और तीसरी चीज जो
विप होता है पार्टी का। चीफ विप। तो जो चीफ विप की बात थी कि शिंदे फैक्शन ने जो चीफ विप बना दिया था, क्या वो चीफ विप जारी कर सकता था एमएलएस को? तो वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई जब डिस्क्वालिफिकेशन ही प्रूव नहीं हुआ, उस वक्त आप पार्टी में स्प्लिट ही प्रूव नहीं कर पाए, तो कोई दूसरा गुट अपना चीफ विप कैसे डिक्लेयर कर सकता? पार्टी भी बना सकती है, पार्टी प्रेसिडेंट बना सकता विप है तो पार्टी। पार्टी बनाती है, विप सरकार नहीं बनाती, विप हाँ, लेजिस्लेटिव पार्टी भी नहीं बनाती, और विप स्पीकर नहीं बना पॉलिटिकल सकता, पार्टी बनाती है। और स्पीकर भी नहीं बना सकता है। और इसलिए जो चीफ विप की बात मानी गई शिंदे फैक्शन के द्वारा बनाए गए चीफ विप की, वो भी गलत है। तो एक तरह से आप ये मानिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये पूरी जो प्रक्रिया थी, सरकार जिस तरीके से गिराई गई उद्धव ठाकरे की, और जिस तरह उसके बाद नई सरकार बनी, असंवैधानिक लगभग है। पूरी प्रक्रिया एक इलीगल प्रोसेस पे, उसका इलीगल प्रोसेस उसका फाउंडेशन था। अब इसमें दो चीजें उन्होंने थोड़ी राहत की दी हैं शिंदे फैक्शन और बीजेपी को। एक ये कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट होने के पहले ही इस्तीफा दे दिया था, इसलिए उनके इस्तीफे को सुप्रीम कोर्ट नहीं खारिज कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का कहना है अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया होता और उसके बाद ये प्रक्रिया हुई होती फ्लोर टेस्ट की, तो हम आपको रीइंस्टेट कर देते, क्योंकि ये प्रक्रिया हम मान रहे हैं गलत तरीके से हुई। आपको लगता नहीं पुनीत जी, ये कहना भी कि आप जी इस्तीफा नहीं दिए होते तो हम जी आपको रिस्टेट का या राहत देते, ये जी। एक तरह से सीधे सीधे उस प्रोसेस पे की लीगलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं, और आपकी बात कटघरे से में खड़ा बिल्कुल, किया है राज्यपाल को भी, स्पीकर को भी। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन मेरा इसमें एक आर्ग्यूमेंट दूसरा भी है प्रदीप। देखिए, जब जब कोर्ट ये कहता है कि फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया, विप जारी गलत है। करने की प्रक्रिया, फ्लोर टेस्ट ऑर्डर करने की प्रक्रिया, वो पूरी इलीगल थी, और फिर वो कहता है कि जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें फ्लोर टेस्ट फेस करना चाहिए था, तो जो चीज इलीगल है आप खुद ही उसको मान्यता दे रहे हैं। जब आप एक तरफ तो आप खुद ही कह रहे हैं, सुप्रीम लेकिन कोर्ट उनके खुद पास ही कह रहा है ऑप्शन कि क्या ये था? प्रोसेस इलीगल है। उन्हें ऑप्शन क्या था पुनीत जी? वो रीस्टेट कर नहीं सकते थे क्योंकि इस्तीफा दिया उन्होंने। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि ये जो जजमेंट है ना, ये मुझे ऐसा लगता है, मेरी व्यक्तिगत ये राय है कि आज तो नहीं, पर कल, 5 साल बाद, 10 साल बाद, सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के ये जो दो पहलू हैं कि हम रीइंस्टेट कर देते अगर आपने फ्लोर टेस्ट नहीं अगर आपने रेजिग्नेशन नहीं भेजा होता, और क्योंकि आपने रेजिग्नेशन भेज दिया उस इसलिए शिंदे फैक्शन ने जाकर के लार्जेस्ट पार्टी के सपोर्ट से सरकार बना ली, ये जो दो पहलू हैं, और उसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि गवर्नर ने कोई गलत काम नहीं किया, गवर्नर का काम होता है लार्जेस्ट पार्टी को बुलाना, शिंदे फैक्शन के पास में लार्जेस्ट पार्टी का सपोर्ट था, इसलिए गवर्नर सही थे उनको इनवाइट करने के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि 5 साल बाद, 10 साल बाद, ये जो जजेस हैं, जिन्होंने ये जजमेंट दिया है, या कोई और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, क्योंकि ये इस तरह के मसले मैंने पहले भी कहा चलते रहेंगे, इस जजमेंट को रिग्रेट करें। आपको लगता है 11 सदस्य जो हायर बेंच में जाएगा मामला, इस पहलू को, इस चीज को नहीं लिया जाएगा ना? वो तो कुल नहीं 16 नहीं, सदस्य। उसमें वो 7 जज की बेंच बननी है, नवम रेबिया को रेफर किया गया है 7 जज की बेंच के पास, वो लिमिटेड स्पीकर रेफरेंस है। स्पीकर और अयोग्यता का जी मामला है, जी, 16 स्पीकर का सदस्यों की मामला अयोग्यता है का। कि स्पीकर के ऊपर अगर कहीं कोई संदेह है तो उसके क्या पावर्स होते हैं, वो एक चीज बेसिकली और उसका। आपको याद दिला दें, जी अब अगर वो बहस सुने, हम 2-4 बार बहस सुने थे, क्योंकि वो सार्वजनिक थी, पब्लिक थी, तो कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी और उनका तुषार मेहता की बहस मैंने सुनी थी, और जज का कमेंट भी सुना था। जी ले देखिए, कपिल सिब्बल ने एक गलती और सुप्रीम कोर्ट की बताई थी कि 16 जो इस अयोग्यता का मामला आया था और आपने खारिज कर दिया था, वही नींव पड़ गई है नए वो गलती थी सुप्रीम कोर्ट के, इंडिकेट किया कपिल सिब्बल ने कि अगर आपके पास वो एप्लीकेशन नहीं खारिज किए होते, याचिका नहीं खारिज किए होते, तो आज ये नौबत नहीं आती कि इलीगल सरकार बन जाती। तो सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं कुछ गलती कर गए थे यहाँ पे। जी, हेलो, हेलो।
के पास गए थे। हम्म। जब ओरिजिनल सुप्रीम फ्लोर टेस्ट ऑर्डर किया गया था, तब हम्म। भी मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने था। हम्म। तो क्या क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इस बात को मान रही है कि हम हमारे जजेस ने उस वक्त गलती करी? चलिए उस बात को छोड़ ही दीजिए। हाँ, चलिए, हाँ। बहुत सीधा सा सवाल है कि अगर आप कह रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया जा रहा है, गलत तरीके से एक सरकार गिराने का काम हो रहा है, और फिर आप कह रहे हैं लेकिन आपको, आप अगर उसके साथ कोऑपरेट करते तो फिर हम आपको एक फेवरेबल जजमेंट दे देते, तो ये एक विरोधाभास है इस चलिए, जजमेंट। हाँ, 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 तो एक ये तो महाराष्ट्र की बात होगी। हाँ। अब नहीं, इसमें एक आपने, चीज और, इसका जी, इसको यही हम लोग मैसेज किया गया, अच्छा पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या है, अब मतलब। हाँ। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस जो हैं वो इसके जरूर, मैं मानता हूं कि इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस शायद लीगल इम्प्लीकेशंस से ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि पॉलिटिकली एक आधार बना दिया है इस जजमेंट ने कि शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे वाला गुट है, या जो बाकी एमवीए के, महाविकास आघाड़ी के बाकी शिवसे एनसीपी और जो घटक दल कांग्रेस है, हैं, हाँ, जो घटक दल है। ये अब एक मॉरल ग्राउंड लेकर के कह सकते हैं कि हमारी सरकार को गलत तरीके से गिराया गया, षड्यंत्र के तहत गिराया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है। दूसरी चीज ये, जो ज्यादा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये कि जो ये शिवसेना की प्रक्रिया चल रही है अभी, पार्टी की स्प्लिट का जो प्रोसीजर है, और शिंदे फैक्शन असली शिवसेना है या उद्धव फैक्शन असली शिवसेना है, ये इसमें अभी इंटरिम ऑर्डर्स आए हैं, फाइनल ऑर्डर नहीं आया है। इलेक्शन कमीशन ने भी इंटरिम तौर पे सेपरेशन दिया है। नहीं, ठीक लेकिन है, चुनाव चिन्ह दे दिया है शिंदे गुट को। हाँ वो इंटरिम दिया है, इंटरिम दिया है, क्योंकि उस वक्त एक चुनाव होने वाला था महाराष्ट्र में, अच्छा, इसलिए। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने। तो इसमें अगर ये कानूनी प्रक्रिया जैसे आगे बढ़ेगी, तो क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि स्प्लिट ही गलत है, आप स्प्लिट, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो स्प्लिट शिंदे फैक्शन बता रही है और जिसको इलेक्शन कमीशन ने मान लिया है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कह रही है कि ये स्प्लिट गलत आप एडजुडिकेट कर रहे हैं, ये स्प्लिट है ही नहीं। उसका इंटरप्रिटेशन साफ है। हाँ, तो जो एंटी डिफेक्शन का जो कानून लागू होना चाहिए, उसकी एक मुहिम मैं समझता हूं उद्धव ठाकरे का जो फैक्शन है वो चलाएगा, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिवली जो आज का जो जजमेंट है वो ये कह रहा है कि जिस वक्त 29 जून को 2022 को। 29 जून को जिस वक्त ये सारा घटनाक्रम हुआ, उस वक्त पार्टी में स्प्लिट नहीं था, और जो विप उद्धव ठाकरे के लोगों की थी, वही क्योंकि पार्टी के प्रेसिडेंट थे, पार्टी में स्प्लिट नहीं था, तो पार्टी में वो स्पीच पार्टी अगर मानी था भी जाएगी। तो उस पार्टी को रिकॉग्निशन नहीं था, दूसरी पार्टी बनी नहीं रिकग्निशन थी। नहीं था, इसलिए वो चीफ विप तो नहीं नियुक्त कर सकता। हम उद्धव की शिवसेना को ही शिवसेना मानते हुए ये जजमेंट दे रहे हैं। तो इसलिए उस बेसिस पे एंटी डिफेक्शन की प्रक्रिया, या एटलीस्ट उसका दबाव उद्धव ठाकरे बना सकते। तो पॉलिटिकली एक तो बात हो गई, इंस्टेबिलिटी इसमें मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार की बढ़ेगी इस जजमेंट के बाद, हम्म। क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस का जो रैपो है वो बन नहीं रहा है काम हाँ, करने। चल रहे, वहां चल रहा है, अच्छा। अजीत तो पवार अब क्या, भी अजीत पवार भी अब संभलेंगे। अजीत पवार वाला मसला पिछले हफ्ते पूरा हमने देखा, हम्म। तो क्या ये फिर से कोई एक राजनीतिक भूचाल वहां आएगा, ये अब हमें देखना पड़ेगा इस जजमेंट के बाद। दूसरा ये कि इससे जो ऑपोजिशन की बाकी पार्टीज हैं, सिर्फ महाराष्ट्र की ये तीन पार्टीज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, शिवसेना की उद्धव ठाकरे की और शिवसेना, भी जो कांग्रेस एनसीपी और कांग्रेस और कांग्रेस, दूसरी पार्टियां। लेकिन बाकी की भी जो ऑपोजिशन की पार्टीज हैं, उनको इस जजमेंट से कहीं ना कहीं, और दिल्ली वाले जजमेंट से भी कहीं ना कहीं थोड़ा बल मिलेगा कि जो उनका एक प्लैंक है कि मोदी, नरेंद्र मोदी की सरकार और भाजपा भाजपा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को सबवर्ट करते हैं, उनको दबाते हैं, उनको ऑप्रेस करते हैं, या उनको उनसे गलत तरीके से काम करवाते हैं। वो जो आधार बना रहे हैं ऑपोजिशन वाले, एक पिच बना रहे हैं,
उसको एक बल मिलता है इन दोनों जजमेंट। उसमें राहुल गांधी का पार्लियामेंट से निकलना भी है। जी, उसमें आप वो भी एक जोड़ लीजिए। तो हाँ। उस प्लैंक को जरूर एक बल मिलता है। अच्छा, आप जी पुरी जी, लगता है कि जो 7 सदस्यीय बेंच, जो हायर बेंच को गया है मामला, जी, इसके परिणाम भी अगर 24 के इलेक्शन के आसपास आएंगे तो वो खतरनाक साबित हो सकते हैं। नहीं देखिए प्रदीप जी, अब वो उसके परिणाम कब आएंगे कुछ या लोग ये भी उसकी अटकल लगा सुनवाई रहे हैं। कब शुरू होगी, उसकी भाई, सुनवाई कब शुरू होगी, ये सब हम अभी ना डिस्कस नहीं, करें तो। इसका इसका तो फरवरी में सुनवाई शुरू हुई थी, फैसला आ गया। नहीं, मैं दूसरे, जो आप नवम रेबिया जो 7 बेंच को रेफर किया गया है, मैं उसकी बात कर हाँ। रहा हूं। देखिए कोर्ट अपने तरीके से अपनी स्पीड से काम हाँ, करती नहीं, है, मतलब मैं एक और कई ऐसे स्पेकुलेशन, मसले हैं हाँ, जिसमें, पॉलिटिकल स्पेकुलेशन में है। हाँ, तो वो स्पेकुलेशन मुझे लगता है थोड़ी गलत हो जाएगी, क्योंकि कई कई ऐसे मसले हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट को बहुत एक्सपीडाइट करके सुनना चाहिए था, अच्छा, अब दिल्ली वाले पे। जो नहीं सुना। हाँ, जो नहीं तो सुना। क्या गारंटी है कि वो इस मामले को बहुत जल्दी से सुन के भाई, सुलटा क्या देगा। करे सुप्रीम कोर्ट, लोग उनके पीछे भी पड़ गए हैं। जी, जी, उनके पीछे भी जी, पड़ गए हैं, कितने आप अगर व्हाट्सएप आ रहे हैं और कितने वीडियो आ रहे हैं, इवन चीफ जस्टिस के खिलाफ। उस पर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि जी, किस तरह से फिर जुडिशरी पे हमला शुरू हो गया, क्योंकि अब लोगों को कहीं ना कहीं अंदर से, अगर किसी पे विश्वास है कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी पे, हल्का सा थोड़ा सा बचा है, जी। तो वो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। दिल्ली वाले के बारे में आप। दिल्ली वाला देखिए, दिल्ली वाला बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है प्रदीप जी। आपको ध्यान होगा 2018 में सुप्रीम कोर्ट की गए तो लोग। का एक जजमेंट आया था, हम्म। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बात कही थी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स हम्म। दिल्ली में क्या रहेंगे, दिल्ली सरकार का अधिकार क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन क्या पावर्स हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास, और केंद्र का जो नुमाइंदा है लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके पास क्या पावर्स तकरीबन है। इसी तरह का फैसला था। इसको बहुत क्लियरली इसी तरह का, हाँ। उस जजमेंट में आउटलाइन किया गया। उस जजमेंट में बस एक ही त्रुटि थी कि उसमें सर्विसेज का जो मामला है हम्म। वो स्पष्ट शब्दों में लिखा नहीं हुआ। तो ये जो जो आज जो जजमेंट आया है, हम्म। ये बेसिकली उस त्रुटि के ऊपर जजमेंट, सर्विसेज को लेकर। क्योंकि जैसे ही ये जजमेंट आया, केजरीवाल सरकार को एक बल मिला और उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हम इतना कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन ये दिल्ली में जो एलजी बैठे हुए हैं वो करने नहीं देते। उस वक्त अनिल बैजल एलजी थे। अब नजीब उनसे जंग ज्यादा नजीब जंग के समय भी हुआ था, ये हुआ था। उस वक्त ये जो मसला आए शुरू ये तो कुछ उसी ज्यादा वक्त कर हुआ था। दिए। जी। तो अब जो बैठे हैं एलजी साहब, वो और ज्यादा, और ज्यादा उत्साहित है। मतलब, जी। तो अब जो है, इसमें हुआ ये कि जैसे ही ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की 2018 की आई, केंद्र सरकार ने जाकर के उसमें अपील कर दी कि हायर। आपने सर्विसेज के बारे में तो बताया ही नहीं, तो सर्विसेज पे भी आप बताइए। वो मामला फिर उलझ गया। इस सर्विसेज का दौरान, मतलब, आप मैं दर्शकों के लिए अपने, जी, मतलब वो जो केंद्र से IAS IPS डायरेक्ट। जी, जी, देखिए सर्विसेज का मतलब बेसिकली, मतलब मूलभूत सुविधाएं नहीं। सर्विसेज का मतलब ट्रांसफर, पोस्टिंग, आईएएस ऑफिसर्स, हाँ। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स, उसको हम्म। सर्विसेज की हम्म। कैटेगरी में माना जाता है। हम्म। तो दिल्ली में एडमिट कार्डर के भी के ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हम्म। हैं, जॉइंट कार्डर के ऑफिसर्स हैं। हम्म। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं। और दिल्ली की क्योंकि एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, वो एक फुल फ्लेजेड यूनियन टेरिटरी नहीं है, और वो फुल एक फुल फ्लेजेड फ्लेजेड स्टेट स्टेट नहीं। भी नहीं, हम्म। एक क्वाजाई स्टेट की हम्म। कैटेगरी में आता है। और इसलिए उसको एनसीटी ऑफ दिल्ली कहते कहते हैं, हैं। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी अलग प्रावधान है दिल्ली के गवर्नेंस को लेकर के और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के। उसमें मुख्यतः एक तो हो गया जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 239 AA, इसके अंदर 239 में यूनियन टेरिटरीज के पावर्स भी हैं, और 239 AA में दिल्ली क्योंकि स्पेशल स्टेटस एक है, क्वाज़ाई स्टेट का स्टेटस है,
तो 239AA के अंदर दिल्ली की जो स्पेशल पावर्स हैं वो उसमें मेंशन। जी। फिर ग्रेटर गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट, ये एक कानून है जिसमें और पावर्स दिए गए हैं। इसके अलावा टीबीआर 1993 है, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, जिसमें किस तरीके से कौन से रूल्स अप्लाई करेंगे, उन रूल्स को कैसे फोर्स में लाया जाएगा दिल्ली में, एडमिनिस्ट्रेशन के, सरकार के जो रूल्स हैं वो टीबीआर 1993 में मेंशन है। अब इनमें मसला ये है कि ये तीनों जो मैंने अभी जो गिनवाए, टीबीआर, जीएनसीटीडी एक्ट और 239AA, इनमें कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेशन नहीं, ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग भी नहीं, पर कुछ चीजें वन ऐसी हैं जो आप 239A में पाएंगे, लेकिन उनके बरक्स कोई और चीज शायद जीएनसीटीडी एक्ट में होगी। तो अब क्या प्रिवेल करेगा, हमारे ये स्पेस मसला है, एम्प्टी स्पेस है। और उसी का फायदा या उसी सेंटर को सेंटर। एक्सप्लॉइट किया गया बीजेपी के द्वारा। हम्म। एलजी को लगातार एलजी की तरफ से जो ये हर्डल्स क्रिएट किए जाते हैं दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, उसमें अब ये आज का जो नतीजा आया है वो 2018 के नतीजे के जैसा ही बड़ा स्पष्ट नतीजा है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा है कि सर्विसेज की पावर्स अनलेस एंड अनटिल आप पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ये तीन सब्जेक्ट्स हैं जिसमें डिपार्टमेंट के पब्लिक जो ऑर्डर ऑफिसर्स हैं मीन वो, सार्वजनिक व्यवस्था हुआ हिंदी में, अगर हम बोले तो सार्वजनिक। जी, बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। अच्छा। जी, पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, और इसीलिए दिल्ली पुलिस भी। पुलिस एंड लैंड। तो पुलिस के अपॉइंटमेंट्स, मतलब दिल्ली पुलिस का कमिश्नर कौन होगा, उसके हाँ, बाकी समझ के गया, अफसरान कौन होंगे, हम्म। और लैंड मतलब आपका जो डीडीए हो गया सही और व्यवस्था, बाकी डीडी अलग से जो उसके। लैंड ट्रांसफर वगैरह की जो चीजें हैं, और पब्लिक ऑर्डर, इन तीनों सब्जेक्ट्स पे सेंटर की है पावर्स पावर इसके रहेगी। पास है, हाँ। सेंटर ही इसमें अपॉइंटमेंट्स करेगा, हम्म। सेंटर ही इसके ऊपर बाकी की पॉलिसीज बनाएगा। हम्म। लेकिन इन तीन के अलावा जितनी भी और सब्जेक्ट्स हैं सब्जेक्ट्स है, हाँ। वो सब दिल्ली गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं कि उन पे रूल्स बनाएं, उन पे पॉलिसीज बनाएं, उन पे उनके जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं उनके अफसरों की ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स करें, मतलब सर्विसेज। तो ये सारे पावर्स उनके पास हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये पावर नहीं है कि वो दिल्ली सरकार के बिना एड और एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के वो कहे अपनी मनमानी से कि जैसे भाई चल ये रहा था संसद अभी तो तक, जैसे अभी तक चल रहा था। जैसा अभी तक चल रहा था। तो यहाँ तक कि ये फाइलें फाइलें मंगवा लेते थे वो। जी, अब इसमें तो ये जजमेंट काफी अच्छा एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को, डेमोक्रेटिक फेडरल फ्रेमवर्क को हाँ, नहीं, स्ट्रेंथन करने वाला जजमेंट और है। एक चीज। लेकिन एक चीज मैं इसमें बस पॉइंट आउट कर दूं कि प्रदीप जी देखिए, ये 2018 और 2023 के बीच का जो ये वक्त था, जो 2018 का जजमेंट आया और आज के जजमेंट के बीच का जो ये वक्त था, इसमें एक एक चीज सरकार ने, केंद्र सरकार ने और करी 2 साल पहले, कि जो जीएनसीटी एक्ट जिसकी मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, उसको अमेंड कर दिया गया है 2021 में। जीएनसीटी पार्लियामेंट एक्ट को पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट में अमेंड किया गया, हाँ। और अब आप अगर उस एक्ट को पढ़ेंगे तो उस एक्ट के अंदर कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आगे, अभी आप देखिएगा जैसे ही केजरीवाल जी और दिल्ली सरकार इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करके कोशिश करेगी कि कुछ और काम किए जाएं, तो वो जो अमेंडमेंट 2021 का हुआ था उसके हवाले से फिर से रोड ब्लॉक्स क्रिएट किए जाएंगे। मतलब क्योंकि आपका मतलब ये फिर से पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी का झगड़ा स्टार्ट होगा। आई मीन, किसकी वर्डिक्ट, जुडिशरी की वर्डिक्ट जो है, ये फैसला पीठ का है, संवैधानिक पीठ का है। जी, टू सदस्यीय बेंच क्या है, सिंगल बेंच का नहीं है। जी, तो हमको लगता है कि ये जो झगड़ा जो है, जी, ये अम, कौन सा रूल, मतलब जजमेंट वो करेगा, या पार्लियामेंट का एक्ट जो है वो, अमेंडमेंट जो है वो। अब देखिए, वही वही
जुडिशरी जो है वो कई बार इस तरह के खेल कर देती है कि फिर हम लोग उसको अटैक क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते। अब इस जजमेंट में, आज के जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के सारे सब्जेक्ट्स पे, सिर्फ ये जो 3 पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस नहीं, सारे सब्जेक्ट्स पे केंद्र, क्योंकि दिल्ली एक क्वाज़ाई स्टेट है, तो केंद्र सरकार के पास पावर्स हैं कानून बनाने की। नहीं, वो तो देखिए, वो तो पार्लियामेंट के पास पावर है, उसमें कभी भी सुप्रीम कोर्ट नहीं उसमें कोई आती, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं। लेकिन एक चीज और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा है अपने जी। फैसले में। अब केंद्र सरकार ये कहेगी कि टाइम भाई टाइम जरा आपने कम कहा है, है, इसलिए मैं समअप करना चाहता हूँ। केंद्र सरकार कहेगी कि आपने कहा है कि हमारे पास पावर्स हैं, तो हमने कानून बना दिया। हम्म। अब वो कानून सही है और इस नहीं नहीं नहीं, जजमेंट के लेकिन साथ एक चीज समन्वय। और उसने स्पष्ट किया है जी सुप्रीम कोर्ट ने, कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है, दिल्ली जो राज्य जो है, वो और केंद्र शासित प्रदेशों की तरह नहीं है। ये भी जी कहा है कि इस सब्जेक्ट पे लेजिस्लेशन बनाने का उसको अधिकार है, दिल्ली जी असेंबली को। बहुत चीजें वो की है। अब थोड़ा सा जो आप जिधर जा रहे हैं, लूप होल तो रहते हैं जिसका फायदा, आप केशवनंद भारती केस से देखे, मिनरवा मिल तक देखे, जी कितने अमेंडमेंट हुए, कितने बार उसको साहबानो केस देखे, पार्लियामेंट अमेंड करती है, उसके बाद रूलिंग आती है। तो ये तो दोनों के पावर अपने अपने इस्तेमाल होते रहे। लेकिन क्या आप अंत में ये पूछना, जब आप मानते हैं कि दिल्ली सरकार को बहुत रिलीफ मिल गई, जो 5-7 साल से बहुत परेशान थी, वो इस जजमेंट से रिलीफ मिली है काफी हद तक? नहीं, रिलीफ तो मिली है, और आप इसका इसका जो इफेक्ट है वो तो फौरन आ ही गया जैसे ही जजमेंट आया। अरविंद केजरीवाल, अतीशी, आम आदमी पार्टी के बाकी नेता, सबने ये कहना शुरू कर दिया कि ये डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट के खिलाफ सत्य की विजय जजमेंट है। है। और सत्य की विजय ये भी बोल रहे हैं, सत्य की सत्य की विजय है। विजय। सत्य की विजय उद्धव ठाकरे भी बोल रहे हैं, और सत्य की विजय शिंदे भी बोल रहे हैं, अब देखिए वो देवेंद्र तो फडणवीस भी बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार बच गई है। जी अजीब बात है। जी। तो तो ये सुप्रीम कोर्ट बैलेंसिंग कमाल एक्ट कर वाले रहा है। जजमेंट्स हैं ये, जो मैं कह रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टीज को खुश कर देते हैं। भाई, तो आप उनके ऊपर, अब मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, चीफ जस्टिस, उनके ऊपर प्रेशर भी तो समझिए। इकलौता एक आदमी सारे दबाव को बचाया हुआ है। जी उनके जो जी पुराने लोग थे क्या किए थे, नए में कई लोग हैं क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर कितना प्रेशर है। तो वो बैलेंस, जैसे हम लोग भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जी कि हमको किसी को ही न लगे कि वो जो कथित गोदी मीडिया टुकड़े टुकड़े गैंग में, आजकल तो चश्मा लगाना किसी पे बहुत आसान है ना। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेलौता बना, जिसके वो सब लोग प्रधानमंत्री को नहीं देख रहे हैं, लोग विपक्ष की पार्टी को नहीं देख रहे हैं, लोग अगर आशा बड़ी निगाह किसी पर है तो चीफ जस्टिस के ऊपर है। धन्यवाद बहुत पंडित जी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत इसलिए भी कि मुझे मालूम है कि आपको अपनी स्टोरी फाइल करनी है। जी जी और आपके पास पूरा पोथा है जजमेंट का, 140 पेज का, 150 पेज का। जी। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।